हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज 27 जनवरी 2023 है और आज सीटेट के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज यानी कि 27 जनवरी को सीटेट के पेपर 2 में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड पेपर का देखने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे वन बाय वन। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा एंड देन मुझे ये जो मिला इसका एनालिसिस मैं आपको करवा रही हूँ। यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीडीपी देखेंगे, देन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीडीपी में क्या क्या आज आपसे पूछा गया वो देखिए। सीडीपी में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लड़के अधिकारी होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यह दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादिता को, यानी कि जेंडर बायसनेस को। ठीक है, लड़कों के बारे में अलग चीज़ें कह दी और लड़कियों के बारे में अलग चीज़ें, तो ये होता है जेंडर बायसनेस। चलिए आज पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी कक्षा में निम्न में से क्या शामिल है? तो समावेशी कक्षा में शामिल होता है फ्रेंड्स सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना, एक साथ लेकर पढ़ाना, क्योंकि इसका नाम ही है समावेशी यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा हमारे संज्ञान पर प्रभाव डालती है, यह वाक्य निम्न में से किसने कहा? तो ये कहा था फ्रेंड्स वाइगोत्स्की ने। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया था, बहुत सारे वीडियोस में बताया, वाइगोत्स्की की थ्योरी में भी बताया कि किसी भी ऑप्शन में सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा से रिलेटेड कुछ पूछा हो और ऑप्शन में अगर वाइगोत्स्की दिए हों तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। देखिए यहाँ पर भी यही है कि भाषा हमारे संज्ञान पर प्रभाव डालती है, यानी कि भाषा को इन्होंने महत्व दिया है, तो आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चीज़ों के लिए तर्क लगाना शुरू करता है? देखिए फ्रेंड्स, अमूर्त चीज़ों की बात करी है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये होता है फ्रेंड्स औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में। देखिए मैंने आपको पियाजे की थियरी करवाई थी, मैंने आपको न्यूमोनिक याद करवाया था, एस, पी, सी एंड एफ। एस फॉर सेंसरी मोटर, पी फॉर प्री ऑपरेशनल, सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड एफ फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल को हिंदी में बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये स्टेज ऐसी होती है जिसमें बच्चे अमूर्त चीज़ों के लिए लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पूरी थ्योरी मैंने आपको डिटेल में कराई हुई है, हम आज थ्योरी में नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, हम अभी सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आज आपके शिफ्ट में पेपर 2 में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया आ जाएगा और आगे आने वाले शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है फ्रेंड्स, जहां पर आज ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज़ हुआ है कि अगेन सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम। ठीक है, वो कुछ ही डेट का होने वाला है, 3 डेट उसमें दी हैं, वो आप देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, उनका जब एग्ज़ाम हुआ था ना तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, उस वजह से उनका री एग्ज़ाम होने वाला है, अगेन उनका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बच्चे दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं? तो वो होती है फ्रेंड्स पूर्व परंपरागत अवस्था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, देखिए कोहलबर्ग, अब ज़रूरी नहीं है आपके शिफ्ट में सेम यही क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है किसी और स्टेज से क्वेश्चन पूछ ले कोहलबर्ग के। कोहलबर्ग की थ्योरी मैंने आपको करवाई थी, इन्होंने मोरालिटी की थ्योरी दी है, सबसे पहले नाम याद रखना है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने। ठीक है, इन्होंने उसमें 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस बताई हैं। तो ये जो 3 लेवल है ना, उसके अंदर जो फर्स्ट लेवल आता है वो यही आता है और इससे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखने हैं, इन्होंने 3 लेवल कौन कौन से बताए हैं, एक बताया है पूर्व परंपरागत, एक बताया है परंपरागत और एक बताया है उत्तर परंपरागत, या फिर इसको बोल देते हैं गैर परंपरागत। ठीक है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इन सभी के अंदर ना 2-2 स्टेजेस आती हैं, तो 3 लेवल हो गए और 6 स्टेजेस हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आप ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताते हुए चल रही हूँ, वो पॉइंट्स आप ज़रूर से नोटिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे खुद को केंद्र मानते हैं? तो फ्रेंड्स वो अवस्था होती है अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिक। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, अगर ऑप्शन में आपको सेंट्रिज्म दिख जाए, सेंट्रेशन दिख जाए, ठीक है, सेंट्रेशन मतलब होता है केंद्रीयता, केंद्रीयता दिख जाए, तब भी इसका आंसर वही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। एज इट इज़ नहीं कहेंगे, सेम नहीं होते हैं, बट कुछ हद तक सेम होते हैं, क्योंकि देखिए बच्चा अगर खुद को केंद्र मान रहा है तो वो केंद्रीयता का गुण होता है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में केंद्रीयता नहीं दिया है, अहम केंद्रिता दिया है, तो आप उसी को टिक करेंगे। ये ईगोसेंट्रिज्म है फ्रेंड्स, इसकी बात करी थी पियाजे ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण? वो आता है फ्रेंड्स संवेदी प्रेरक अवस्था में, जो सबसे पहली स्टेज होती है, ठीक है, सेंसरी मोटर की स्टेज में। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में आ जाता है। वस्तु स्थायित्व होता क्या है बेसिकली, जैसे बच्चा छोटा है ना, हम क्या करते हैं, बच्चे के सामने कोई वस्तु लाते हैं, उसके बाद उस वस्तु को हम छुपा देते हैं। तो इस स्टेज में बच्चे को पता चल जाता है कि अभी उसके सामने जो वस्तु दिखाई गई थी उसका अस्तित्व है, वो स्थायी है, उसके सामने से अभी वो हटा दी है, पर कहीं ना कहीं उसको रखा गया है, ठीक है, ये गुण उसके अंदर आ जाता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट है, कहने का मतलब ये है। तो ये आ जाता है फ्रेंड्स सेंसरी मोटर की स्टेज में, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था में। वैसे ये 9 से 11 महीने अप्रॉक्स ऐसे ही आता है, बट आपसे ये स्टेज नहीं पूछे, ये टाइम नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे पूछेगा कि कौन सी अवस्था में आता है, तो आपको ध्यान रखना है संवेदी प्रेरक अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति खुद की भावनाओं को, कौशलों को समझने लगता है तो निम्न में से कौन सी बुद्धि उसके अंदर मौजूद होगी? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। आंसर होगा इंटरपर्सनल, नो सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा है, ये इंट्रापर्सनल होगा, ठीक है, ये इंट्रापर्सनल होगा। देखिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जब कोई व्यक्ति खुद की भावनाओं को, खुद के कौशलों को, यानी कि खुद को अगर वो अच्छी तरह समझ रहा है तो उसके अंदर होगी फ्रेंड्स इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंट्रापर्सनल, इसे आप सही कर लीजिएगा। अगर ये इंट्रा है तो इंटरपर्सनल क्या होता है फिर? इंटरपर्सनल वो इंटेलिजेंस होती है फ्रेंड्स जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को, कौशलों को समझने लगता है, उसके अंदर होती है इंटरपर्सनल, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है बुद्धि से रिलेटेड। और देखिए फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, इससे हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि के प्रकार बताए हैं, और जो इन्होंने सिद्धांत दिया है वो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी दी है, ठीक है। ये जो 8 प्रकार की बुद्धि है ना, उसी के अंदर से एक ये है इंटरपर्सनल, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा है, तो आप याद रखिएगा। बहुत सारी बुद्धि हैं, भाषिक बुद्धि है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैंने आपको सब करवाया हुआ है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से कर सकता है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से यह क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स ये दर्शाता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग जो होती है टेम्पररी हेल्प की प्रोसेस होती है, आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ टेम्पररी हेल्प, ठीक है। देखिए ये होता क्या है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा जो वाइगोत्स्की की थियोरी है ना, उसमें उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं, एक ZPD बताया है, एक स्कैफोल्डिंग बताया है, और एक बताया है मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये जो ZPD होता है ना, ये एक ऐसा दायरा होता है जिस दायरे में आप किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा दायरा जिसके अंदर आप किसी काम को कर सकते हैं, हो सकता है आप उस काम को किसी की हेल्प से करें। तो क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए जो दूसरे व्यक्ति की सहायता से किया जाता है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति की हेल्प के द्वारा कर सकते हैं ना, तो वही होता है स्कैफोल्डिंग, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो आपको हेल्प दी जाती है उसकी प्रोसेस स्कैफोल्डिंग कहलाती है, ठीक है। और MKO की बात भी इन्होंने करी है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, ये कोई पर्सन होगा जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल थ्योरी मैंने आपको करवाई है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको कुछ अदर ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ ना जो आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भले ही आज की शिफ्ट में उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, आने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम पर परिवर्तन करने की क्षमता
निम्न में से क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रेंड्स परासंज्ञान। इसे हम अधिसंज्ञान भी कह देते हैं, ठीक है, हिंदी में। और अगर आप इंग्लिश में नाम याद रखना चाहें तो ये होता है मेटाकॉग्निशन। फ्रेंड्स हो सके तो आप मोस्टली जो वर्ड्स हैं ना इंग्लिश में याद करते हुए चलिए, क्योंकि इंग्लिश में सबके एक ही नाम होते हैं और हिंदी में आप देखेंगे तो बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे यहीं पर ले लीजिए, जो परासंज्ञान है इसे हिंदी में अधिसंज्ञान भी कहा जाता है, ठीक। और इंग्लिश में इसका सिर्फ एक नाम है मेटाकॉग्निशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी, ये दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आकलन का उद्देश्य बताइए। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आकलन है ना, असेसमेंट से आज के पेपर में हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आप बना है। जैसे सीडीपी में आपका असेसमेंट से क्वेश्चन बना है, आप हिंदी में देख लीजिए असेसमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है। आज जिनका भी एग्जाम था ना, आप उनसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, असेसमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं आज के पेपर में, हर सब्जेक्ट में। आप इंग्लिश पेडागोजी देख लीजिए, हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, सीडीपी, सभी में असेसमेंट से क्वेश्चन पूछा है। और बेसिकली कौन से पूछा है वो भी बता देती हूँ। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है आपका, ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट में आपको पढ़ाया था एफए एंड एसए के बारे में, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट के बारे में। तो आप वो प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बेसिकली टॉपिक का नाम मिलेगा आपको सीसीई करके, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करके। तो इसी के अंदर से पूछा जा रहा है ये एफए, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति प्रयोग करेंगे? तो मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, ठीक है। चलिए ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। निम्नलिखित में से यह क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है फ्रेंड्स आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में इसी से क्वेश्चन बने, हो सकता है आपकी शिफ्ट में जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, उससे क्वेश्चन बन जाए, है ना, हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है। बेसिकली जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ये वो अभिप्रेरणा होती है जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए मन से रेडी रहता है, ठीक है, यानी कि उसकी रुचि रहती है उस काम को करने में, वो अंदर से इंटरेस्टेड है, तो उसके अंदर होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाह्य अभिप्रेरणा वो होती है फ्रेंड्स जब कोई व्यक्ति किसी काम को किसी रिवॉर्ड पाने के लिए करता है, यानी कि मुझे प्राइज़ मिलेगा इसलिए मैं ये काम कर लेता हूँ। या फिर कुछ लोग होते हैं कि मुझे जॉब पानी है, क्योंकि मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा, है ना, 40K या 50K मेरी सैलरी रहेगी पर मंथ। इस लालच में वो क्या करता है, पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम देता है। बट कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसलिए टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि वो अंदर से मोटिवेटेड हैं, उन्हें अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। तो यही अंतर होता है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा में, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तकों में कहानियों का उपयोग किया जाता है क्योंकि विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और जीवन से संबंधित बनाया जा सके, ठीक है, इसीलिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास निम्न में से किन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको करवाया था, इसका न्यूमोनिक मैंने यहाँ पर लिखा है, डिटेल में आपको बता देती हूँ। बालक का जो विकास होता है ना, वो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। PCSE करके आप याद रख सकते हैं। P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है वो भी बता देती हूँ। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, संज्ञानात्मक विकास, इसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाता है, यानी कि भाषाई विकास इसी के अंदर आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। तो फ्रेंड्स जो हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना, इसके अंदर सारी कॉग्निटिव वाली चीज़ें आ जाएंगी। मतलब आपसे एग्जाम में कोई भी दिमाग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा हो, जैसे बौद्धिक विकास है, आपका इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, संज्ञान है, और साथ ही साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, ये सभी आपके लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। और जो राइट ब्रेन होता है ना, इससे रिलेटेड होती है क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। फ्रेंड्स आप ये सब स्क्रीनशॉट रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
और वैसे मेरे पास जितने भी नोट्स होते हैं मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करती रहती हूँ। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा कि किस चरण में छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान रूप से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। तो फ्रेंड्स ये होता है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में, और ये आता है कन्वेंशनल लेवल में, यानी कि परंपरागत अवस्था में, ठीक है। परंपरागत अवस्था के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन जो इसका आंसर है, और दूसरा आता है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नैना ने बच्चों की अवधारणा का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण का ये जो अधिगम का उपागम है ये किस तरह का है, तो ये है फ्रेंड्स चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बाल केंद्रित। बाल केंद्रित अधिगम वो अधिगम होता है जहाँ पर बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। बच्चे की नीड, बच्चे का लेवल, उसकी एज, हर चीज़ को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, वही होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बच्चे जिन्हें पढ़ने में समस्या आती है उनमें कौन सा वैकल्य है, यानी कि कौन सा विकार है, तो वो होता है फ्रेंड्स डिसलेक्सिया। ये सब मैंने आपको करवाए हैं फ्रेंड्स। अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। अगर लिखने में आ रही है तो आप कहेंगे डिसग्राफिया होता है। अगर उसको मैथ्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो डिसकैलकुलिया है। अगर उसको भाषा में प्रॉब्लम आ रही है बोलने में तो उसको अफेजिया या डिस्फेजिया है, ठीक है। अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स ये लर्निंग डिसऑर्डर। मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई है जो अप्रॉक्स 10 मिनट की है और उसके अंदर ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको करवाई हुई हैं। तो आप वो 10 मिनट की वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में इससे पूछा जा रहा है, ठीक। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये रहे क्वेश्चंस। अब कुछ टॉपिक्स मैंने नोट किए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करके जाइएगा। सबसे पहला है एनसीएफ 2005, वाइगॉत्स्की, एनईपी 2020 एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। इनसे भी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक आप रेडी करके जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हिंदी की। ये हमने सीडीपी देख लिया। अब देखते हैं कि हिंदी में आज आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए हिंदी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, पहला है, जब बच्चों द्वारा मातृभाषा स्कूल में बोली जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मातृभाषा बच्चों की दूसरी भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो मातृभाषा है ना, मदर टंग, इसको प्रमोट करती है एनसीएफ 2005, ये भी इसको अच्छा मानती है, कहने का मतलब है, ठीक है, प्रोत्साहित करती है। और साथ ही साथ एनईपी 2020 ये भी मदर टंग यानी कि मातृभाषा को प्रमोट करती है। इनका कहना है कि बच्चों को स्कूल में मातृभाषा बोलने दिया जाए, क्योंकि जो मातृभाषा होती है वो बच्चों को दूसरी भाषा सीखने में भी हेल्प करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया, आप सीसी ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आकलन से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे ये देखिए रचनात्मक मूल्यांकन बन गया ना, एफए से रिलेटेड क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलिए देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, तो वो होता है फ्रेंड्स बच्चों की कमियों का पता करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की पाठ्यपुस्तक में कविता को शामिल क्यों किया जाता है, तो आंसर है मनोरंजन तथा रुचि पैदा करने के लिए, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना भाषा शिक्षण का क्या है, यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डैश का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो फ्रेंड्स ये जो है आकलन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आकलन में हम क्या करते हैं, बच्चों की समस्या को पहचानते हैं, यानी कि उन्हें पढ़ाई में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उस समस्या को पता करते हैं, उसके बाद उस समस्या को देख करके अपनी शिक्षण विधि में सुधार करते हैं या फिर चेंज करते हैं, ठीक है, यही होता है आकलन, असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निम्न में से क्या है, तो वो है फ्रेंड्स अर्थ ग्रहण करना। ये मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ में और हिंदी पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट की सीरीज़ है सब जगह पढ़ाया था
कि अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि पढ़ने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ऑप्शन में आपको पढ़ना भी दिया होगा, अच्छे से पढ़ पाना ये भी ऑप्शन होगा, बट अच्छे से पढ़ पाना पढ़ने में इम्पोर्टेंट नहीं होता है। पढ़ने में इम्पोर्टेंट होता है पढ़ने के बाद उसका अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? तो वो है फ्रेंड्स, मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ये नेगेटिव चीज़ है और क्वेश्चन में भी नेगेटिव ही पूछा गया है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया है फ्रेंड्स राजभाषा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांटती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों एंड व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्न के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए भी कहती है। ठीक है, यह कार्य किस रूप में माना जाता है? तो ये है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि परियोजना कार्य। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भाषा को कौन महत्व देते हैं? तो वो हैं वाइगॉत्स्की। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वाइगॉत्स्की 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, ये आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, समाज, संस्कृति और भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये हिंदी के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब हिंदी में कुछ यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं, इन टॉपिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक्स रेडी करके जाने हैं। सबसे पहले समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020। देखिए एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 तो आपके सारे सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। सीडीपी ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सभी जगह इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन तो आज की शिफ्ट में भर भर के पूछा गया है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हिंदी में। जैसे आप जानते हैं 2 पैसेज रहते हैं। ठीक है, एक गद्य रहता है, एक पद्य रहता है, और 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है। तो 15 मार्क्स की पेडागोजी में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। अब हम देखेंगे 15 मार्क्स का जो पैसेज है ना, उसमें किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। तो फ्रेंड्स जो पैसेज एक बना था वो तूफान से रिलेटेड था, कुछ आंधी तूफान को लेकर के पैसेज था। ठीक है, अब उसी पैसेज के अंदर से 3-4 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो जो ग्रामर पूछी गई ना इस बार, वो बहुत इजी पूछी गई है फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर। ठीक है, हिंदी की ग्रामर बहुत इजी थी। इंग्लिश की ग्रामर की भी अभी बात करेंगे। तो हिंदी में जो पैसेज के अंदर से कुछ वर्ड उठा करके उनमें से जो क्वेश्चन पूछे, देखो जैसे पैसेज आंधी तूफान को लेकर पैसेज था, तो उसमें से एक वर्ड उठा करके पूछा और पूछा कि इसमें प्रत्यय कौन सा है बताइए। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रत्यय को लेकर के। ठीक है, प्रत्यय का जो उपसर्ग और प्रत्यय है उसको लेकर जो मैंने पीडीएफ बनाई थी वो टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर की थी। जिसने भी वो पीडीएफ देखी होगी उनके ये प्रत्यय एकदम सही हुए होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं अपने नोट्स हमेशा शेयर करती रहती हूँ जिससे आपको हेल्प हो सके सीटेट में। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और अपकमिंग जो सीटेट है उसकी प्रिपरेशन भी मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, तो प्रत्यय से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं संधि विच्छेद पूछा गया था हिमालय का। ये तो आपको आता ही होगा, ये तो बहुत इजी है। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है आपकी शिफ्ट में भी यही पूछ लें, तो आप संधि विच्छेद वाली ट्रिक देख कर जाइएगा, मैंने आपको ट्रिक के साथ समझाया है। और एक क्वेश्चन पूछा था समास को लेकर के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा नहीं है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पर पूछा था पर्वत का पर्यायवाची। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, पर्वत का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था हिंदी में, पैसेज के अंदर से, ग्रामर में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी आप जानते हैं 15 के पैसेज रहते हैं 2 एंड 15 की पेडागोजी रहती है। तो सबसे पहले हम पैसेज की बात करते हैं। एक पैसेज जो बना था आपका वो ताजमहल के ऊपर था। दूसरा पैसेज कौन सा था वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो एक पैसेज का मैं आपको बता देती हूँ। ताजमहल को लेकर के एक पैसेज बना था और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि ये वाला पैसेज काफ़ी ईजी था। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रामर, ये जो पैसेज था ना फ्रेंड्स, इसी के अंदर से वर्ड उठा करके 3-4 नंबर की ग्रामर यहाँ भी पूछी गई है। एडजेक्टिव पूछा गया था, एडवर्ब पूछा गया था एंड नाउन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश की पेडागोजी, जो 15 मार्क्स की पेडागोजी रही ना, उसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं।
इंग्लिश पेडागोजी में भी NEP 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन थे, NCF 2005 से रिलेटेड, रीडिंग स्किल से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंसिबल लर्निंग से रिलेटेड एंड असेसमेंट से। देखिए असेसमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए आप CCE यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को अच्छे से पढ़ के जाइए फ्रेंड्स। ये जो रीडिंग स्किल है ना, ये भी मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन बने हुए हैं। वो जो LSRW मैंने आपको करवाए थे, लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स, भाषाई कौशल, उसी के अंदर से क्वेश्चन बना है रीडिंग स्किल में, ठीक है, पठन कौशल में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साइंस की, ठीक है। साइंस में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं वो देख लेते हैं। देखिए वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, खांसी जुकाम सर्दी, ये क्वेश्चन बना हुआ था। दूसरा प्रोटोजोआ, इसमें क्या आता है, मलेरिया अतिसार, ये क्वेश्चन आया था एक, ठीक है, ये मलेरिया आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैनक्रियाज को लेकर क्वेश्चन बना था, और लीवर के ऊपर क्वेश्चन बना था कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होती है फ्रेंड्स लीवर, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन था, ऑर्डर में लगाना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बना था ये। तो वहाँ पर एक ऑप्शन में था लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, और एक पैनक्रियाज के ऊपर भी क्वेश्चन बनाया था कि इसके ऊपर इसका क्या काम है पैनक्रियाज का, ये क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए NCF 2005 से साइंस में भी क्वेश्चन बना है, और साइंस में एक क्वेश्चन डेसिबल के ऊपर भी था, ठीक है, और एक क्वेश्चन और था फ्रेंड्स आवृत्ति के ऊपर, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और देखिए साइंस में असेसमेंट तो हर सब्जेक्ट में आ रहा है, खैर ठीक ही हो गया, मैंने आपको बता दिया। तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ये आज का जो है पेपर 2 का एनालिसिस था फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आने वाली शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।